आज हम बात करने वाले हैं अरब स्प्रिंग की। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसकी चिंगारी तो एक दशक से भी पहले भड़की थी। पर सच तो यह है कि इसकी लपटें आज भी मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया की राजनीति को शकाल दे रही हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि हजारों मील दूर कई साल पहले हुई एक घटना का आज हमारी दुनिया पर, हमारे आज पर क्या असर पड़ सकता है। इसका जवाब यकीन मानिए काफी हैरान करने वाला है। देखिए, ये कहानी किसी बड़े नेता या किसी जर्नल की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक बहुत ही आम इंसान की, जिसके निजी दर्द ने, जिसकी अपनी पीड़ा ने एक पूरे पूरे इलाके की आवाज को जुबान दे दी। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किसी दूर दराज के देश की कहानी नहीं है। मिडल ईस्ट में आप देखिए, कोई भी हलचल होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल, उसका सीधा सीधा असर भारत जैसे देशों की इकोनॉमी और उनके रणनीतिक हितों पर पड़ता है। एक उदाहरण लेते हैं ईरान का। अब ईरान सिर्फ एक और देश नहीं है। भारत के लिए तो ये सेंट्रल एशिया और उससे भी आगे जाने के लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी कड़ी है। तो सीधी सी बात है, वहाँ की स्थिरता का मतलब है हमारे अपने क्षेत्र की स्थिरता। अब देखिए, भारत के लिए ईरान क्यों इतना ज़रूरी है। पहली बात, ये पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया पहुंचने का एक अहम रास्ता देता है। अगर वहां कोई जंग छिड़ जाए तो सोचिए, ये रास्ता तो बंद हो जाएगा। दूसरी बात, भारत ईरान का इस्तेमाल एक तरह से सऊदी अरब जैसे दूसरे तेल सप्लायर्स पर दबाव बनाने के लिए करता है, ताकि तेल की कीमतें काबू में रहें। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो ईरान में अगर गड़बड़ होती है तो इसका मतलब है भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा होना। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातें हैं ना, ये सब एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इसकी जड़ें हैं एक आम आदमी की कहानी में, जिसका नाम था मोहम्मद बouazizi। जरा सोचिए, साल 2010, ट्यूनीशिया, एक छोटा सा फल बेचने वाला जो बस 2 वक्त की रोटी कमाना चाहता है। लेकिन वहां के लोकल पुलिस वाले जो अधिकारी थे, वो उसे रोज रोज परेशान करते थे। और ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी थी जो पूरे देश में फैला हुआ था। कभी उससे रिश्वत मांगते, कभी उसके फल छीन लेते, और फिर एक दिन जब उसने इसका विरोध किया तो उसे सबके सामने सरेआम पीटा गया। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये उसकी इज्जत पर, उसके आत्मसम्मान पर हमला था। और उस अपमान के बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। उसने खुद पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा ली। ये उसकी हताशा की एक चीख थी। देखिए, बouazizi की जो परेशानी थी वो सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी। उस देश का हर आम इंसान, हर आम नागरिक उसी तरह के करप्शन, उसी तरह के जुल्म से तंग आ चुका था। तो बस उसकी आत्मदाह की आग ने उन सब के अंदर दबे हुए गुस्से को एक ज्वाला में बदल दिया। और इसी एक घटना ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसे आज हम अरब स्प्रिंग या अरब का बसंत कहते हैं। बसंत इसलिए क्योंकि ये जुल्म और दमन की लंबी सर्दियों के बाद आज़ादी के एक नए मौसम की उम्मीद लेकर आया था। तो अरब स्प्रिंग का मतलब क्या था? इसका मतलब था उन तानाशाहों के खिलाफ आम जनता का विद्रोह जो दशकों से, सालों से अपनी कुर्सियों पर जमे हुए थे। ये एक मांग थी लोकतंत्र की, आज़ादी की और इंसानी सम्मान की। और ये आग अविश्वसनीय तेजी से फैली। उस दौर में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की ताकत देखिए। ट्यूनीशिया से उठी एक चिंगारी बस कुछ ही हफ्तों में मिस्र, यमन, लीबिया और सीरिया तक पहुंचकर एक बड़ी आग बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा क्षेत्र एक साथ नींद से जाग गया हो। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्रांति जमीन पर कैसे काम कर रही थी। लीबिया इसका एक बहुत बड़ा और हाँ, एक हिंसक उदाहरण भी है। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी का दशकों से एक क्रूर शासन चल रहा था। तो जब ट्यूनीशिया की खबरें वहां तक पहुंची तो वहां के लोगों को भी हिम्मत मिली। वो भी सड़कों पर उतर आए। एक सीधी लड़ाई बन गई। एक तरफ लोग सड़कों पे थे और दूसरी तरफ बाहरी ताकतों ने भी विद्रोहियों को हथियार और हवाई मदद दी। उन्होंने गद्दाफी की सेना के टैंक, उनके एयरबेस तबाह कर दिए और आखिर में गद्दाफी को उसी के लोगों ने पकड़ा और मार डाला। ये जो तुलना है ना, ये दिखाती है कि असल में लड़ाई किस चीज़ की थी। देखिए, एक तरफ है तानाशाही, जहां राजा किसी को जवाब नहीं देता और हर आवाज को जबरदस्ती कुचल दिया जाता है। और दूसरी तरफ है लोकतंत्र, जहां सरकार को जनता को जवाब देना पड़ता है और अपनी बात कहना, असहमत होना एक बुनियादी हक है। अरब स्प्रिंग असल में इसी बुनियादी बदलाव की लड़ाई थी। तो सवाल यह है कि इस पूरी क्रांति का नतीजा क्या निकला। सच कहूं तो इसकी विरासत बहुत उलझी हुई है, मिली जुली सी है। इसमें उम्मीद भी है और निराशा भी।
तो क्या हासिल हुआ इन क्रांतियों से? ट्यूनीशिया जैसे कुछ देशों में सालों से गद्दी पर बैठे तानाशाहों को हटना पड़ा और लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लेकिन मिस्र जैसे देशों में रास्ता बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा, और सीरिया और यमन जैसी जगहों पर तो ताकत का जो खालीपन आया, उसकी वजह से इतने भयानक गृहयुद्ध छिड़ गए कि लाखों लोग तबाह हो गए। तो हाँ, कहीं कामयाबी मिली तो कहीं बर्बादी। ये एक अधूरी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है। और यहीं पर हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। किसी तानाशाह को गद्दी से हटा देना ये तो बस शुरुआत है। असली चुनौती, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है, एक स्थिर, एक मजबूत और एक इंसाफ पसंद समाज बनाने का। एक क्रांति के बाद क्या होता है, शायद यही अरब स्प्रिंग की सबसे बड़ी सीख है।